स्वागत है बच्चों अपने एक और नए क्लास में। आज हम लोग जो है थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे और एकदम आसानी से। ऐसा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो आप जो है वीडियो को फुल वॉच कीजिए। देखिए पहले देख लेते हैं कि ये प्रश्न कितने प्रकार से पूछे जाते हैं। ऐसा कह सकता है कि थेल्स प्रमेय को लिखे और सिद्ध करे, एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका, आपको थेल्स प्रमेय लिखा हुआ रहेगा, कहेगा इसको सिद्ध करे। तो दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और पहला ही प्रमेय है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप पूरा देखिए वीडियो। हम आपसे दावा करते हैं कि आज के बाद ऐसा जो है वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। थेल्स प्रमेय एक बार में ही आप समझ जाएंगे। ये थेल्स प्रमेय कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज को, मान लीजिए कि हमने एक त्रिभुज ये मान लिया, हमारा ये त्रिभुज है। कह रहा है इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर, मान लेते हैं कि मेरा एक भुजा, इसको हम मान लेते हैं, इसके समांतर, भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ऐसी रेखा खींची जाए। मतलब कि एक रेखा के समांतर हम एक ऐसा रेखा खींचे जो इस दो रेखाओं को कैसे करेगा, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। ये रेखा हमने खींच दिया। इसका मतलब यही होता है, कह रहा है क्या कि दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, ये पहला भुजा था, ये दूसरा भुजा था, और ये रेखा जो समांतर, एक रेखा के समांतर हमने रेखा खींचा जो इस रेखा और इस रेखा को दो बिंदु, एक यहाँ और एक यहाँ कभी कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। कह रहा है खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब कि ई वाला भुजा और ये वाला भुजा का अनुपात होगा, मान बराबर होगा, हमें ये कह रहा है। तो हमें इसे सिद्ध करना है। तो आप प्रश्न देख लिए कि एक त्रिभुज बनाइए और क्या करना है, किसी एक, आपको मन है इस रेखा का समांतर तो खींचिए, इस तरह खींच दीजिए। इस रेखा का समांतर खींचने का मन है तो इसे खींच दीजिएगा रेखा पर। तंगा दिक्कत होगा, सीधा खींचे तो सीधा खींच लेते हैं कि इस रेखा के समांतर हमने ये एक भुजा को खींच लीजिए। एकदम समझिए, एकदम 5 नंबर का प्रश्न है, इससे कम में पूछेगा ही नहीं, पूछता ही है। मान लेते हैं कि अपना त्रिभुज का ये ए है, ध्यान समझिएगा। इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं। जो है उसको मान लिए, समझे। अब जो प्रश्न में हम जो ये किए हैं, जो ये प्रश्न जो कह रहा था उसके अनुसार जो किए हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन को समझते चलता है और समझिए, उसके बाद ही उसको नोट कीजिएगा। लिखिएगा दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है ये क्या कह रहा है, मतलब ये दिया गया है। इसमें कह रहा था ना कि रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देगी। कौन रेखा, ये डी। लिख लेंगे क्या, दिया गया है, लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में बीसी के समांतर, बीसी के समांतर, बीसी, बताइए इस बीसी के समांतर, यही है समांतर, समान अंतर पर। मतलब कि समांतर रेखा वो होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो इस समांतर हो गया, इस रेखा के समांतर ये रेखा, समझे। ये रेखा है और इस रेखा के समांतर ये रेखा, मतलब इधर निकलते चल जाएगा, यह रेखा इधर बढ़ते चल जाएगा, कभी काटेगा नहीं। तो इस बीसी के समांतर कौन है, डीई है। लिख लेंगे त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में, सी में डीसी के समांतर डीसी भुजा है, इसको लिख लेना है। डीसी भुजा है, चाहे इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बीसी समांतर डीसी। जब ऊपर लिख दिए तो हमें इसकी मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, और ये लिखेंगे तो ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया कि त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर डीसी भुजा है, ठीक है। अब इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, हम कैसे सिद्ध कर पाए कि ये जो कथन कह रहा है जिससे हमारा ये थेल्स प्रमेय सिद्ध हो जाए, हमको क्या सिद्ध करना है। तो हमें ये सिद्ध करना है, कह रहा है कि एक ही अनुपात में विभाजित होता है। मतलब इस रेखा का अनुपात इस रेखा के अनुपात के बराबर होगा। मतलब कैसे, मतलब लिख सकते हैं क्या कि इस रेखा को कौन कौन बांट रहा है, वो एडी और दूसरा डीबी, समझे। एडी और दूसरा डीबी बराबर, समझे।
मतलब अनुपात का मतलब समझिए पहले बट्टा होता है। अब अनुपात को बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब यहाँ बराबर का चिन्ह। दूसरा कौन है, ए और बट्टा ईसी। हमें यही सिद्ध करना है, समझे कि दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट रहा है, मतलब इसका जो अनुपात है और इसका अनुपात है, दोनों का मान कभी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हमें यह सिद्ध करने के लिए कह रहा है, हमें यह सिद्ध करना है, तो यहीं पर लिखेंगे सिद्ध करना है, ऐसा लिख सकते हैं, हमें सिद्ध करना है या सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये सब जिस तरह हम लिख रहे हैं इसको आपको लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना इंपॉर्टेंट है। क्या सिद्ध करना है, देखिए हमें सिद्ध करना है एडी, एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी। यहां तक क्या आपको कोई दिक्कत है, हमारे अंदाज से नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत। समझे कि इस कथन के अनुसार हमें यह सिद्ध करना है, मतलब एडी बट्टा डीबी एई बट्टा ईसी, अनुपात मतलब बट्टा, बट्टा मतलब अनुपात, इस बात को ध्यान रखना है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है तो हम कैसे सिद्ध करें, कैसे सिद्ध करें, तो हमें इस चित्र के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करना होगा, समझे, मतलब कुछ ना कुछ इसमें करना होगा। तो हम लोग इसमें कुछ रचना करेंगे, क्या करेंगे, रचना। इसलिए यहां पर क्या लिखते हैं, अब रचना, रचना हमें कुछ करना होगा खुद से। क्या करना है, देखिए क्या हम रचना करेंगे सिद्ध करने के लिए, क्या करना है, आपको डी से एगो लंब खींच देना है ए ई भुजा पर, और एगो ई से लंब खींच देना है आपको कहा, ए डी भुजा पर। ठीक है, और उसी तरह एक और नीचे लंब खींच दीजिएगा, डी से इस सी को मिला दीजिएगा और ई से इस बी को मिला दीजिएगा। बस यही हमारा काम करना है और कुछ नहीं काम करना है, बस इतना बात को ध्यान रखना है, समझे। क्या किए, अब देखिए अगर डी से ए ई भुजाओं काट रहे हैं तो इसको मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, और इसको लिख लेते हैं क्या, इसको जी मान लेते हैं। समझे, समझे कि नहीं समझे, हमको ये बताइए, हमें कुछ सिद्ध करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा चित्र के साथ। तो हमने इसके साथ चित्र के साथ किया, क्या किया कि जो है डी से एक लंब खींच दिए ए पर, और ई से एक लंब खींच दिए कहा एडी पर। ठीक, और जो हम खींचे हैं ना वह बात को इसमें लिख देंगे। क्या लिखिएगा रचना में, रचना में लिख दीजिएगा कि ए डी भुजा पर, ए डी भुजा पर कौन लंब डाले है, यह लंब न डाले, हई लंब डाले, इसका नाम कथी है, इसका नाम लिख दीजिए ईजी। ए डी भुजा पर ईजी लंब और ए ई भुजा पर, ए ई भुजा पर, जैसे देखिए एडी पर डाले, एडी पर डाले ईजी, उसी तरह ए ई पर कौन सा लंब डाले हैं, डीएफ, ए ई भुजा पर डी एफ लंब डाले, इसको लिख लीजिए। यही ना हमने रचना किया है, बताइए, और कुछ किया है, नहीं किया है। एडी भुजा पर ई मतलब ईजी लंब डाले, ईजी, एडी भुजा पर ईजी लंब डाले, और ए ई भुजा पर ईजी लंब डाले। एडी भुजा पर कुछ गलती लिख दिए क्या, एडी भुजा पर ईजी, एडी भुजा पर ईजी लंब डाले, और ए भुजा पर डी एफ लंब डाले, एकदम सही है, कुछ गलती नहीं है। अब हमने लंब डाल दिया, इस रचना को आपको करना पड़ेगा, समझे, बनाने के लिए कुछ ना कुछ बनाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो कुछ मान नहीं है, भिन्न का जोड़ घटा गुना नहीं है कि कुछ मान रखते हैं और हम दे दिए आप बना दीजिएगा, उसका मतलब रूल रेगुलेशन होता है उसका अनुसार। हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ रचना करना होगा, हमने ऐसा रचना इसमें किया, हमने त्रिभुज बनाया। अब जो हम बनाएंगे इस बात को अब ध्यान रखना है आपको, समझे, इस बात को। पहले जो है ना त्रिभुज ए डी ई में चलते हैं, समझे, ए डी ई में ध्यान रखना है एक एक चीज को। त्रिभुज ए डी ई लिखिएगा यहां पर उपपत्ति मतलब हम बना रहे हैं इसको हम बनाना शुरू कर रहे हैं, सिद्ध करना शुरू कर रहे हैं, उपपत्ति लिखिएगा। अब लिखिएगा त्रिभुज ए डी ई में, हम त्रिभुज लिखे कौन, ए डी ई लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई
ऐसा ही लिखो ना, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल हम क्षेत्रफल लिखते हैं। देखिए हमें सिद्ध करने के लिए कुछ मान नहीं रहता है ना, तो हम क्षेत्रफल का प्रयोग करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। ऐसा लिख सकते हैं त्रिभुज एडीई में, उसके बाद फिर लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। ऐसा अच्छा लिख लेते हैं, बोर्ड पर जगह कम है। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। अब गौर से ध्यान सुनिए, हम इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, ए डी और ई, इससे एगो त्रिभुज बनना, इस प्रकार का एगो त्रिभुज बनना। हम वहां पर भी ध्यान देना है, साथ में जो नीचे चित्र बनाएंगे ना, इस पर भी ध्यान देना है आपको। और अभी इस लंब को हम ले रहे हैं, इस लंब को ध्यान सुनिएगा, यहां से ये लंब यहां पर खींचा गया था, ऐसा ही खींचा गया था। यह त्रिभुजवा के ऐसे पलट दे, सीधा कर दे इसको सीधा, तो बताओ तो ये त्रिभुज ए लेखन बन जाएगा कि नहीं, इस तरह, हाँ कि ना, हमें ये बताओ, बन जाएगा। अब बताओ जब ऐसा त्रिभुज बनता है तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 गुना आधार, ये नहीं जानते हैं, आधार गुना ऊंचाई। इसको पहले लिख लेते हैं सूत्र को, सारा मतलब सब में इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब देखो जिस तरह हम जिक्र किए, तो त्रिभुज इसको मान रहा है, इसको इसको त्रिभुज माने अभी, और हमने जो है ना इस लंब के साथ माना, इस लंब के साथ ऐसा बन रहा था, देखिए बन रहा है ऐसा, हम इसी को सीधा कर दिए, ऐसे कर दिए, तो ये हमारा आधार हो गया कि नहीं, ये हमारा आधार था कि नहीं, ये आधार, इसी को ना सीधा कर दिए, मतलब यहां से यहां तक हमारा क्या हो जाएगा, आधार। समझे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इस त्रिभुज को हमने सीधा किया, सीधा किया तो देखिए ये ऐसे था, तो ऐसे किए तो इसे सीधा, तो ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लंब। ये वाला तिरछा भुजा देखिए, तो ये ना है तिरछा भुजा, ये वाला तिरछा भुजा, मतलब आधार कौन है, एडी, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 गुना एडी गुना ऊंचाई, ऊंचाई देखिए। अब इस त्रिभुज में चले, इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुजवा ऐसे बना था, इसको उठा देते हैं तो ये हमारा आधार हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ऊंचाई, ये ऊंचाई होता है, बताइए, यही ऊंचाई होता है। तो इसको हमने ऊंचाई मान लिया, तो इसका नाम क्या रख दीजिएगा, इसको ईजी लिखे हैं तो इसको लिख लेंगे ई जी। बताइए आया कि नहीं समझ में। बहुत सारे बच्चे जो है समझते हैं कि सर कहां से आ गया ईजी एडी, हमने आपको टूर टूर कर बताया कि कैसे आया ईजी ईडी काहे लिखे, समझना है आपको, बार बार समझिए, वीडियो नहीं समझ में आए तो स्किप कीजिए, पीछे फिर देखिए और समझ में आएगा, एक बार नहीं समझ में आएगा अगर आप ध्यान से देखिएगा। ये त्रिभुज बना, हमने इसको लंब लिया, अब इसको सीधा कर देंगे, ये तो हमारा आधार था, लंब हो जाएगा, हो गया। आप इसको मान लीजिए समीकरण 1, क्या मान लेना है, समीकरण 1। अब लिखिएगा फिर से पुनः, पुनः ध्यान से समझते हैं, ये देखिए चलते चलिए। अब जो है ना त्रिभुज एगो ऊ हो गया, अब त्रिभुज चलते हैं त्रिभुज डी ई बी में, ऐसे चलते हैं सीधा सीधे, समझे, पहले एक ओर के काम खत्म कर लेते हैं, ई वाला त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज डी ई बी में, त्रिभुज डी ई बी में, ध्यान से सुनिएगा, अब में यार नहीं, डी ई बी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है बताइए, 1/2 गुना आधार गुना में कितना, ऊंचाई, यही होता है। अब देखिएगा यहाँ पे 1/2, अब समझो, अब बच्चा के समझ में नहीं आता है, मास्टर सब बताता है कथी, आपका जो है ना ई वाला, इसको जी लिख देते हैं तंगा ठीक से, जी है अपना, ई जो है ना जैसे इसे बना देगा त्रिभुज, ई वाला है, ऐसे देखते हैं हम बहुत सारा जो है रिसर्च करके आए वीडियो पर, ई वाला बना दिया त्रिभुज, आप कहेगा कथी, आपका ये आधार हो गया, ठीक है, आधार एगो हम मान लिया आधार है, तो और आपका ऊंचाई अब जो होगा ना ई वाला रेखा होगा, समझे, देखो ये ऐसे त्रिभुज बना, अंदर बना ऐसे। अब जो है फिर मास्टर सब जो होता है क्या करता है, इसको बताता है, ई वाला देखिए, हाई वाला है ना अलग से बना हुआ, कहता है कि ई आपका ऊंचाई है, ऊंचाई ठीक है, हम वो बताएंगे, पर काहे ऊंचाई है, काहे ऊंचाई है, उसको हम काहे माने। देखिए जब भी हम जो है ना ऐसा त्रिभुज बनाए, क्या बताइए, यहाँ आपको समकोण बनते हुए दिख रहा है, अगर इसको हम सीधा करके बनाए तो ये हमारा जो है ना ऐसा आकृति बनेगा, इस प्रकार से ऐसा आकृति बनेगा, इसको सीधा करके बनाए। क्या ये रेखा जो है समकोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, क्या ये 90 डिग्री बन रहा है, कहिएगा जी नहीं, 90 के लिए एकदम ही रेखा सीधा होना चाहिए, रेखा तो सीधा है नहीं, तो ई जो है ना 90 नहीं, ये अधिक कोण बन रहा है, 90 से ज्यादा बनता है।
और जब भी अधिक कोण बनता है ना तो इसके पैरेलल वाला जो रेखा होता है वह होता है ऊंचाई, समझे, वह कथी होता है ऊंचाई। अब देखिए जिस प्रकार से ई निकलल है, हई निकलल था, तो उसी तरह ये इससे आएगा, तो ये रेखा क्या आ जाएगा अपना ऊंचाई, और यहाँ कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री। तो वही समझिए ई वाला जो है बन रहा था त्रिभुज में, ई वाला त्रिभुज बन रहा था, तो इस त्रिभुज में हम इसको ऊंचाई काहे मानते हैं, इसलिए यहाँ अधिक कोण बन रहा है। अगर समकोण बनता तो हम कहते कि डी ई जो है हमारा क्या है ऊंचाई है, पर तो बन नहीं रहा है। तो समकोण बनता है ना तो इसका जो ऊंचाई है ना इस त्रिभुज के बाहर की तरफ बनता है, बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका ऊंचाई। और हमको पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि 1/2 गुने डीईबी में, डीईबी में आधार तो आपका ये है, आधार कितना है डीबी। अरे यार ये ना आपका आधार था, ये ना आधार था आपका, ये आधार था, आधार था ना, ये वाला आधार था, सीधा करके हम लिखे था। अब ऊंचाई इसको नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे, तो देखो यहाँ 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है, 180 डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री से ऊपर बन रहा है, उसको अधिक कोण का ऊंचाई ना त्रिभुज के बाहर की तरफ बनता है, इधर की तरफ बनता है। जैसे देखो ई बन रहा था सीधा और यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, तो ई वाला हमारा हो जाएगा रेखा लंब ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा ईजी, क्या लिख लेंगे यहाँ पर ईजी, समझे। त्रिभुज डीईबी का जो ऊंचाई होगा ईजी होगा, क्यों, बहुत बढ़िया से बता देगा आपको, समझे। अधिक मतलब कि अधिक कोण बनता है ना जो भी त्रिभुज, तो उसका ऊंचाई त्रिभुज से बाहर निकल के बनता है, क्योंकि जहां अधिक कोण बनेगा वो तो 90 डिग्री बनेगा नहीं, तो 90 डिग्री नहीं बनेगा तो कैसे उसको ऊंचाई कहेंगे, नहीं कह सकते हैं। तो वो हो जाएगा, समझ में आया आपको। तो ई जो हो जाएगा आपका समीकरण, और दूसरा भी स्टेप बनाएंगे तो सेम यही बात बताएंगे, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2, समझे। अब यहां लिख लीजिएगा आगे समीकरण 1 और 2 से आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जहां तक समझ में आया हम उसको मिटाएंगे, क्योंकि मतलब बोर्ड पर बहुत जगह कम है। देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, इसको उतार लीजिए, हम इसको मिटाते हैं, क्योंकि समझ सकते हैं बोर्ड पर बहुत कम जगह है। इसको हम मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट मार लेना है आपको इसको, और उसके बाद आपको बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं। हमें तो पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया ही होगा। गड़बड़ा रहे, पहले इसको रहने देते हैं। 1/2 गुना में क्या था एडी, और गुना में क्या था 1/2 एडी आधार गुना ऊंचाई में ईजी, ईजी ये था। तो हम तक कतने मिटा देते हैं, क्योंकि हमें लिखना तो पड़ेगा ऊपर देख कर ना, उसी को यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 बताइए तो कितना है, सॉरी समीकरण 1 और 2 से नहीं लिखिएगा, समीकरण 1 भाग समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर ऊपर ही लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से क्या करने पर भाग देने पर। अब समीकरण 1 बताइए क्या था, समीकरण 1 था त्रिभुज ए डी ई, यही ना था त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब भाग देना है तो भाग दीजिए। दूसरा समीकरण क्या था, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर, अब ए डी ई का क्षेत्रफल क्या था 1/2 गुना एडी का मान, तो एडी गुने ईजी, ईजी बट्टा फिर 1/2 इसका मान क्या है गुना डीबी गुना ईजी। अब आप इसको मिटा सकते हैं, समझे, हमने लिख लिया, इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद क्या करें, कुछ नहीं, कटने वाला है, काट दीजिए। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ईजी से ईजी कट जाएगा। यानी बताइए क्या आया आपका, आया आपका, इसलिए जो है आपका आंसर जो आया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। बताइए कितना आया, ए डी बट्टा में डी बी, बस यही आया। आप इसको समीकरण क्या मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। ध्यान रखना ये हमारा समीकरण 3 है।
अब जरूरत पड़ने पर हम इसको मिटा सकते हैं, पर अभी यहां तक है। अब चलते हैं पुनः, अब पुनः त्रिभुज इसी में चलते हैं शुरू से। अभी इसको लंब माने थे ए डी ई में, इसको लंब माने थे, अभी इसको लंब मानेंगे डी डी एफ को, इसको समझे। तो चलते हैं त्रिभुज ए डी ई में उसी तरह पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा सूत्र वही 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए हमें अब यहाँ चेंज करेंगे क्या, तो अभी इसके पहले समीकरण में इसको माने हैं ऊंचाई, अब उसी त्रिभुज में ए डी ई में अब इसको मानेंगे ऊंचाई, किसको, डीएफ को, डीएफ को, डीएफ को, समझे। तो ये त्रिभुज देखिए अब कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो इसको मानेंगे तो ऐसे बन रहा है, समझे। देखिए बन रहा है कि नहीं, कल्पना कीजिए ना, देखो ना यार, यहां से ऐसे बन रहा है, बन रहा है कि नहीं, बन रहा है। इसको डी है, ई एफ है, ई ए है, और ये ई है, यही ना है। अब देखिए इसी को हम सीधा कर देंगे, आपका आधार पूरा यहां से यहां तक हो गया ए, ऊंचाई कितना हो गया डीएफ, ऊंचाई कितना हो गया डीएफ। लोग बताते नहीं ऐसा, इसे बस उसको ऊंचाई मानना है, उसको ऊंचाई मानना है, गलती कर देते हैं। इसी को हम सीधा कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं, बताइए ऐसा त्रिभुज बनेगा कि नहीं, ऐसा ही बनेगा, ऐसा बन जाएगा त्रिभुज। अब ऐसा त्रिभुज बना तो ये तो सब पता चल रहा है कि आधार ही कती है ऊंचाई, पता है कुछ प्रश्न में नहीं है, बताते हैं उसी को बनाते हैं, इतना अच्छा से बताया गया। 1/2 का 1/2 लिखिए, आधार देखिए कितना है आधार, तो आधार आपका ए हो गया, यही ना था, इस तरह बन रहा था ऐसे, ये आपका आधार हो गया ए ई, गुण्य ऊंचाई बताइए कितना है ऊंचाई, तो ऊंचाई आपका ई डीएफ, डीएफ। ये हो गया आपका समीकरण 3 के बाद समीकरण 4 लिखेंगे। उसी तरह त्रिभुज, अब इस साइड बना है ना, अब इस तरह बनाएंगे त्रिभुज डी ई सी, अभी बनाए थे त्रिभुज डी ई बी, अब बनाएंगे त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। अब बताइए क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इतना बाबू ध्यान रखना कि इतना आसान और इतना अच्छा से कोई नहीं समझाएगा। 1/2 आधार कितना है, अब देखो वही बात फिर से, त्रिभुज डी ई और ये सी है, ये देखिए ये सिर्फ इतना ही पता चल रहा है। अब फिर यहाँ पर कैसा त्रिभुज बन रहा है, देखो ऐसे बन रहा है, इस प्रकार से बन रहा है, ऐसे है ना, ऐसे है, ऐसे है तंगा तिरछा, ऐसे है और ऐसे है। बताओ क्या 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है कि नहीं, इसके लिए सीधा रेखा होना चाहिए, कहा है नहीं, तो ये भी बन रहा है 90 डिग्री से ज्यादा, मतलब जब 90 डिग्री से ज्यादा तो मतलब अधिक कोण बनता है ना, तो उसका लंब कहाँ की तरफ हो जाएगा बताइए, जब डी ई और सी, डी ई सी, डी ई सी का जब जिक्र करेंगे तो आपका आधार इसी का हो जाएगा। इसको ऐसे कर लो ना, सीधा सीधा कर लीजिएगा तो कैसे हो जाएगा, इसको उठा के ऐसे कर दीजिए, ऐसे बन रहा था, पर ये ऐसे नहीं बन के तिरछा बनेगा, ऐसे बनेगा और फिर ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा। तो बताओ जब 90 डिग्री नहीं बन रहा है तो अधिक कोण बन रहा है, फिर वही पहलू के बाद, तो इसका लंब कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा, यहाँ की तरफ, ऐसे बनेगा बाहर, देखो ऐसे बनेगा यहाँ बाहर की तरफ, यहाँ पर ई हो जाएगा 90 डिग्री लंब। तो ऐसा कहाँ बन रहा है, देखो ये त्रिभुज है, ऐसे बाहर निकला है, तो इसका सीधा खींचेंगे तो यहाँ पर जाएगा, ये जाएगा, है नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये फिर डीएफ, समझे। ऐसे त्रिभुज जो था यहाँ तक त्रिभुज है, पर इसका लंब ई बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, अधिक कोण, तो अधिक कोण बनता है तो लंब कैसे पता कर सकते हैं, आप खुद देख लो यार, कैसे पता कर सकते हैं, ऐसे बन रहा है ऐसे, तो ये बताइए, 90 डिग्री तो बना नहीं, तो 90 डिग्री नहीं बना तो लंब कैसे निकलेगा, लंब हमें अभी इसके सीधा लंबवत करना होगा, यहाँ से ये हमारा लंब बनेगा, तो जब भी अधिक कोण बनेगा तो लंब हमारा बाहर बनता है, यहाँ लंब बनता है, ये लंब बन रहा है, ये लंब ये है, देखिए त्रिभुज में डी ई सी में लंब हमारा ई बन रहा है, ऊंचाई मतलब ई बन रहा है, तो इसी को ऊंचाई लेंगे। अब लिखेंगे आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा आपका ई सी, क्या हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा आपका ई सी, गुण्य ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई, तो ऊंचाई आपका हो जाएगा, बताइए क्या, डीएफ, डीएफ, समझे। अभी आपको मान लीजिए समीकरण क्या 4 हो गया, तो समीकरण ये आपका हो जाएगा 5। अब जो है आगे लिखेंगे,
ध्यान रखिएगा कि समीकरण 4 में समीकरण 5 से क्या करने पर बोलिए तो भाग देने पर भाग देंगे। अभी और है आपके लिए बहुत कुछ, अभी समझना है, अभी समझाना नहीं है। अभी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर ए डी ई का क्षेत्रफल कितना है 1/2 गुने ए ई गुने डी एफ बट्टा 1/2 गुने ई सी गुने डी एफ। यही है। देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डी एफ से डी एफ कट जाएगा। इधर लिख देते हैं, थोड़ा इधर देखिएगा क्या आया, इधर बन गया कि त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डीईएफ डीईसी है, क्या है डीईसी, त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल बड़ा। ये कितना माना है तो बचा है सिर्फ क्या ए बट्टा में ईसी। ये हो गया आपका समीकरण 5 था, ये हो गया आपका समीकरण 6। अब देखना है आपको, कुछ समझना है। देखिए समीकरण 3 और एगो समीकरण 6 एगो निष्कर्ष निकल के आया है हमें दो को समीकरण को हल करने पर। हमें देखिए एडी बट्टा डीबी और एई बट्टा ईसी यही ना सिद्ध करना था, आ रहा है। पर कुछ इसमें अभी भी मिस्टेक है, थोड़ा समझिए। यहाँ है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, यहाँ पर है त्रिभुज, अरे यार कहीं गलती कर ली हम लोग क्या, हाँ ये यार इन है क्या होता है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है ना, वही त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, क्योंकि समीकरण 3 यही है। और हमने यहाँ पर भी वही लिखा था, पर गलती से मिस्टेक हो गया, वहां पर सी लिखा गया था, ए डी ई का क्षेत्रफल। और देखिए यहाँ पर मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी है समीकरण 3 में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, नीचे देखिए त्रिभुज डीईबी और यहाँ है त्रिभुज डीईसी, अलग अलग है कि नहीं, पर काहे अलग अलग है हमें ये समझना है। देखिए ये जो आपका बना ना चित्र, नीचे वाला चित्र को देखिए, ये आपका नीचे चित्र बना कैसा बताइए, कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बना ना, क्या समलंब चतुर्भुज बना, ही बताइए। जो ये चतुर्भुज बना, यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, एक विकर्ण को खींचे यहाँ से यहाँ तक। हम सिर्फ अभी एक विकर्ण का ही बात कर रहे हैं। जब इस विकर्ण को खींचते हैं ना, इस चतुर्भुज में खींचते हैं, तो ये जो विकर्ण है इस चतुर्भुज को आधा आधा भाग में बांट देता है। आपको भली भांति पता होगा, हमने क्लास में बहुत पढ़ा है। कोई भी विकर्ण किसी आकृति को बराबर भाग में कैसे करता है, बांटता है। मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा वह क्षेत्रफल एकड़ होगा, समझे। अब देखिए ई वाला ऐसा के बन रहा है, मतलब त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज क्या लिखे हैं, त्रिभुज लिखा है, इसे लिखे हैं त्रिभुज डीईसी, मतलब त्रिभुज जो है ये त्रिभुज डीईसी, मतलब डीई और बी, डीईबी बी, इसका क्षेत्रफल त्रिभुज डीईसी, त्रिभुज डीईसी के क्षेत्रफल के क्या होगा, दोनों बराबर होगा कि नहीं। ये वाला भाग का जो क्षेत्रफल होगा वही इस वाले भाग का क्षेत्रफल होगा, इसके अनुसार। समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप सीधा लिखिएगा क्या, यहाँ लिखिएगा कि क्योंकि त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। अब ये लिख लिए, तो आप सीधा लिख सकते हैं क्या, समीकरण 3 और 4 से। अब देखिए जब यहां लिखे हुए हैं क्या, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इससे अटेगा नहीं बोर्ड पर, ध्यान रखिएगा। अब बट्टा त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल, ये लिख लीजिए, बराबर उसी तरह त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल
बट्टा त्रिभुज, इसके यहाँ देखिए मतलब ई त्रिभुज डीईसी, त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल त्रिभुज डीईबी के बराबर, डीईबी के बराबर मतलब ये बात और मतलब ये बात और ये बात दोनों एक की है, दोनों का क्षेत्रफल एक ही आना चाहे, मतलब एक ही आएगा। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं इसी बात को, त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल। अब जब बराबर है तो इसका मान भी बराबर होगा, इसका मान क्या है एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी, लिख दीजिए। प्रूव हुआ चाहे सत्यापित हुआ, प्रूव। बताइए आपको कि ये पूरा हमारा थेल्स पर में बन गया 5 नंबर का प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न। आपको आया कि नहीं समझ में? कुछ प्रश्न ऐसा बताइए जो आपको कहीं समझ में नहीं आया होगा। नीचे वाला ही बता दिए कि क्षेत्रफल बराबर होगा, तो इसका मतलब इस त्रिभुज का मान इसके मान के बराबर होगा, तो इस दोनों के नाम को हम कोनो एगो का नाम उपयोग कर सकते हैं, समझे ना? दोनों की जगह किसी एगो का नाम उपयोग कर सकते हैं, तो वही उपयोग किया, बाद में बराबर कर लिए, क्योंकि यही मानवा था एडी बट्टा डीबी और ए बट्टा ईसी, दोनों का जब मान बराबर तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो आपको जो है वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम इसी प्रकार के अच्छे अच्छे कंटेंट को लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।